हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्लायंस और सरफेस टेंशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं कंप्लायंस के बारे में। कंप्लायंस होता क्या है? एक यूनिट प्रेशर चेंज करने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है अल्वियोलाई में, दैट इज नथिंग बट दी कंप्लायंस। कंप्लायंस का लिटरल मीनिंग अगर हमें देखना हो तो इसका मतलब होता है डिस्टेंसिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी। डिस्टेंसिबिलिटी या स्ट्रेचेबिलिटी, दैट मीन्स अल्वियोलाई कितना स्ट्रेच हो रही है, लंग कितना स्ट्रेच हो पा रहा है, दैट इज नथिंग बट दी कंप्लायंस। इलास्टेंस इज डिफरेंस। इलास्टेंस या इलास्टिसिटी क्या होता है? टू कम बैक, रिटर्न टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल पोजीशन इज द इलास्टेंस। ओके, so compliance, we can write it as compliance is inversely proportional to elastance, right? E is elastance. elastance का मतलब होता है वापस आना उसके अपने पोजीशन पे, राइट? कंप्लायंस का अगर फॉर्मूला हमें देखना हो तो इट इज नथिंग बट डेल्टा वी बाई डेल्टा पी। कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है थोड़ा सा प्रेशर या 1 यूनिट चेंज ऑफ प्रेशर करने पर, राइट? सो आई कैन राइट इट एज चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम per unit change in pressure. That is nothing but the compliance. जब भी हम compliance की बात करते हैं तो दो चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी. First is your stretchability, right? जब भी हम लंग टिश्यू की बात करते हैं, और दूसरी चीज होती है recoil, right? पहली चीज स्ट्रेचेबिलिटी या compliance itself एंड दूसरी चीज होती है recoil. Now understand, जब भी कोई चीज हम स्ट्रेच करेंगे, अगर उसका इलास्टिसिटी प्रॉपर है, इलास्टेंस प्रॉपर है, तो जैसे ही हम फोर्स को रिलीज करेंगे वो अपने पोजीशन पे बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, सो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी जब भी हम कंप्लायंस की बात करते हैं, राइट? सो एक ग्राफ देख लेते हैं जो कि कंप्लायंस शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक्स एक्सिस पे इट इज द प्रेशर विच इज शोन, राइट? और यहाँ पे वॉल्यूम। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब ये प्रेशर कौन सा है? ये ट्रांसपल्मनरी प्रेशर है। और ट्रांसपल्मनरी प्रेशर हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। ट्रांसपल्मनरी प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, राइट? सो यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि ये नॉर्मल प्रेशर है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है? अराउंड 4.5 लीटर्स, राइट? अगर मुझे वो ml में लिखना हो, सो आई कैन राइट इट एज 4500 ml अपॉन 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, राइट? 0 से 10 में जा रहे हैं, सो डेल्टा पी क्या हुआ? डेल्टा पी इज 10 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। डेल्टा वी क्या हुआ? 0 से लेके हम 4500 ml तक जा रहे हैं, सो 4500 ml, राइट? सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी। ओके, सो इसका मतलब पर यूनिट, अगर मुझे एक यूनिट के लिए निकालना है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर है, इसका मतलब 450 ml चेंज होगा जब भी हम चेंज करेंगे क्या? 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर। ओके, सो 1 सेंटीमीटर वाटर प्रेशर पे कितना चेंज हो रहा है? 450 ml ऑफ वॉल्यूम इज चेंजिंग। बट अगर मैंने बोला कंप्लायंस, ये हुआ नॉर्मल कंप्लायंस। ओके, जब भी कंप्लायंस बढ़ जाता है, जब भी कंप्लायंस बढ़ जाता है तो दैट मीन्स इतना ही प्रेशर चेंज करने पे ज्यादा वॉल्यूम अंदर आएगी, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर, इफ आई एक्सटेंड दैट ग्राफ, यहाँ पे देखो, it is around 7500 ml per 10 centimeters of water pressure change, right? So इसका मतलब है यहाँ पे 750 ml चेंज हो रहा है जब भी हम चेंज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर प्रेशर, राइट? सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंप्लायंस जो है वो बढ़ गया है। दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन द कंप्लायंस एंड द ग्राफ ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। सो यहाँ पे हमें मिलेगी लेफ्ट शिफ्ट जब भी कंप्लायंस बढ़ जाती है। The reverse is going to happen whenever the compliance is reduced. जब compliance कम होती है, as in it is happening in the case of fibrosis. You can see over here. So अगर purple color में मैं यहाँ पे draw करूँ इसको, 10 centimeters of water change पे just around 2 liters of this volume is changing. So that means I can write over here 200 ml changes occurring per centimeter of water change, right? Water pressure change. सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंप्लायंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है,
कंप्लायंस इज डिक्रीजिंग, राइट। और ये सारे आपके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस में होगा क्योंकि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन टू कंप्लायंस। कंप्लायंस जब भी कम होगा तो ग्राफ जो होता है वो राइट के टुवर्ड शिफ्ट होता है। सो याद रखना, कंप्लायंस कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब R for R there is a reduction in compliance. Please remember, reduction in compliance, that means the graph is going to shift towards right. You can see this graph is shifting towards right or downward. This graph is shifting towards up or towards left. Okay, so this is the compliance graph. Examples yaad rakh lena please. There is only one OLD, that is obstructive lung disease, that is emphysema, in which compliance जो है वो बढ़ जाती है. Most of the parenchymal diseases में compliance is reduced. Okay, so कंप्लायंस कर्व, एक और कंप्लायंस कर्व पढ़ेंगे जिसमें हम प्रेशर वॉल्यूम हर एक का अलग अलग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ये PW ये क्या है, अगर ये जानना है ये क्या है तो देखो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। ये नेगेटिव प्रेशर में स्टार्ट हो रहा है एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव जैसे जैसे वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप ये वाला प्रेशर देखो, और ये सारे के सारे ट्रांस प्रेशर्स है, कौन सा ऐसा प्रेशर था जो कि पॉजिटिव में ही रह रहा था, दैट इज नथिंग बट दी ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। सो ये वाला कर्व जो है ये ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर का है, दैट मीन्स ये कंप्लायंस शो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ लंग ओनली। जब भी ये पॉजिटिव में स्टार्ट होता है, सो प्लीज रिमेंबर व्हेनेवर इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन द पॉजिटिव, इट इज नन अदर देन द ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर। जब भी चेस्ट वॉल की बात करते हैं तो दैट मीन्स इट इज ट्रांस थोरैसिक प्रेशर, राइट। इसका मतलब ये कंप्लायंस शो कर रहा है चेस्ट वॉल की, ओके। और चेस्ट वॉल जो हमने ट्रांस थोरैसिक प्रेशर पढ़ा था वो नेगेटिव में शुरू होता है, और इन दोनों का जो एवरेज होता है दैट इज गिवन बाय दिस प्रेशर, दैट इज नथिंग बट द ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर। और जो ट्रांस रेस्पिरेटरी प्रेशर होता है वो दोनों का होता है, बोथ चेस्ट वॉल एंड लंग। नाउ there is one point over here in which these two forces are going to balance each other. ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, inward recoil of the lung and outward recoil of the chest wall, they're going to balance at this point. और ये point ही होता है FRC, that is nothing but the functional residual capacity. जो functional residual capacity होती है वो क्या होती है, जब भी हम resting condition में या quiet respiration में expire करने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग में रहता है उसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिड्यूअल कैपेसिटी। एट दिस पॉइंट जो आपका ट्रांस पल्मोनरी प्रेशर है एंड ट्रांस थोरैसिक प्रेशर है, दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर, बोथ आर गोइंग टू बैलेंस एट दिस पॉइंट, दैट इज नथिंग बट दी FRC। ओके, सो एक क्वेश्चन INI-CET में आया हुआ था, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ द चेस्ट, lungs and both together with respect to transmural pressure. It is the trans pressure which are given. So obviously जो भी positive में शुरू होगा हमें पता है P for positive, P for trans pulmonary, right? That is trans pulmonary. This is of chest wall because it is starting in the negatives, right? So this over here, the A graph is trans thoracic, right? It is of chest wall. So, and this integrated means it is showing the average of both the things, right? Now look over here, ये वाला जो point है X point, यहाँ पे हमने बोला था कि जो transthoracic pressure है और जो transpulmonary pressure है वो एक दूसरे को balance करता है, और यही point हमारा होगा, that is nothing but the functional residual capacity. So यहाँ पे इन्होंने पूछा है A, B and C, हमें पहली चीज A, B and X, सो पहली चीज हमें पता है दैट इज ट्रांस थोरैसिक प्रेशर। A क्या है, इट इज नथिंग बट द चेस्ट वॉल का ट्रांसम्यूरल प्रेशर, सो इट इज चेस्ट वॉल, यस इट इज नॉट लंग, इट इज चेस्ट वॉल, इट इज नॉट लंग। सो दो ऑप्शन आउट हो गए। B वाला प्रेशर जो है इट इज स्टार्टिंग इन द पॉजिटिव वे, सो पल्मोनरी, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पल्मोनरी, सो ये क्या है, ये ट्रांस पल्मोनरी, इसका मतलब ये लंग का है, राइट। सो कर्व फॉर लंग दैट इज ऑल्सो ट्रू, द B and D इज आउट, सो कर्व फॉर लंग दिस इज ऑल्सो ट्रू। जो X पॉइंट है ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, क्वाइट रेस्पिरेशन में एक्सपिरेशन के एंड में जितना रह रहा है, राइट, इट इज नॉट द रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट द आंसर ओवर हियर, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन C।
ओके अगर कुछ भी याद ना रहे तो प्लीज याद रखना सी पहले आता है पी के पहले, राइट, और दोनों का एवरेज हमेशा मिड में रहेगा। पी जो होता है वो पॉजिटिव में स्टार्ट होता है और चेस्ट वॉल, दैट इज सी फॉर चेस्ट वॉल, इट इज गोइंग टू स्टार्ट बिफोर, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। टाइप्स ऑफ कंप्लायंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। पहला टाइप होता है दैट इज द स्टैटिक कंप्लायंस। स्टैटिक कंप्लायंस का क्या मतलब है? स्टैटिक मतलब रुका हुआ, राइट, स्टैटिक। सो ओवर हियर हम पेशेंट को ब्रेथ होल्डिंग के लिए बोलेंगे, सो वी कैन राइट ओवर हियर। सो यहाँ पे हम पेशेंट को ब्रेथ होल्डिंग के लिए बोलेंगे, राइट, और जब भी वो ब्रेथ होल्ड करेगा हम कंप्लायंस मेजर करेंगे alveoli और लंग की। नाउ यहाँ पे याद रखना जो कि हम एयरवेज की जो कंप्लायंस होती है वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि पेशेंट ने ब्रेथ होल्डिंग की हुई है। पेशेंट अभी जो ब्रेथ है वो ले नहीं रहा है। अगर हमें ड्यूरिंग करना है सो वी हैव टू मेजर डायनामिक कंप्लायंस। डायनामिक कंप्लायंस में हम जब भी पेशेंट ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा है, दैट मीन्स ब्रीदिंग चल रही है उसकी, उस टाइम पे अगर हम कंप्लायंस मेजर करेंगे सो डेफिनेटली दैट विल बी द डायनामिक कंप्लायंस। अब इसमें फर्क क्या है? इसमें डेफिनेटली लंग का कंप्लायंस तो आ रहा है, दैट मीन्स अल्वियोला एंड लंग्स तो आ ही रहे हैं, प्लस अब इसमें एयरवे रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एयरवेज से ही अंदर हवा आ रही है, अभी ब्रेथ होल्डिंग नहीं की हुई है, राइट। सो एयरवे रेजिस्टेंस से ये आ रहा है। सो रिमेंबर जब भी एयरवे रेजिस्टेंस आएगा ऑब्वियसली बात है कंप्लायंस को वो रेजिस्ट करेगा, दैट मीन्स उसमें फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगाएगा। तो जो डायनामिक कंप्लायंस होता है वो यूजुअली कम होता है स्टैटिक कंप्लायंस से। ओके द थर्ड टाइप ऑफ कंप्लायंस इज द स्पेसिफिक कंप्लायंस। स्पेसिफिक कंप्लायंस क्या है? अगर हम कंप्लायंस लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एफआरसी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंप्लायंस, और हम ये एफआरसी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। सो दिस इज द ट्रू कंप्लायंस और ट्रू मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी। वी कैन राइट इट एज ट्रू मेजर ऑफ कितना ये प्रॉपर स्ट्रेच होता है, कितना हो पा रहा है, इसी का ये ट्रू मेजर है, राइट। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ कंप्लायंस। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लायंस के बेसिस पे टिश्यू के क्या क्या टाइप होते हैं। सो पहली चीज हमें याद रखनी है, कौन कौन सी 2 चीजें? कंप्लायंस एंड उसका इलास्टिसिटी, या हम बोल सकते हैं रिकॉयल। रिकॉयल मतलब टू रिटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन, ठीक है, कि कैसे वो अपने पोजिशन पे वापस आ पा रहा है। ओके अगर पहला टाइप लेते हैं कि बोथ द थिंग्स, कंप्लायंस भी अच्छा है इसका एंड रिकॉयल भी अच्छी है, बोथ आर गुड। फर्स्ट सिनेरियो कहां पर होता है ये? एग्जाम्पल्स, नॉर्मल लंग पैरेंकाइमा। जो हेल्दी लंग होता है इसमें क्या होती है? नॉर्मल लंग पैरेंकाइमा में कंप्लायंस भी अच्छी होती है और रिटर्निंग पावर भी अच्छी होती है, राइट। सो दोनों ही अच्छी होती है। दैट मीन्स जो हम रबर बैंड बोलते हैं, रबर बैंड क्या है? इफ यू अप्लाई फोर्स अप्लाई करने पे स्ट्रेच होता है अच्छे से, बट जैसे ही फोर्स रिलीज करो वो वापस से अपने नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में वापस आ जाता है विद दैट मच फोर्स ओनली। ओके अगर सेकेंड टाइप की बात करें, सेकेंड टाइप में लेट्स से कि इस वाले टिश्यू में कंप्लायंस तो अच्छी है बट इसकी रिकॉइल पुअर है। जैसे च्युइंग गम या यूज जब सॉक्स बहुत दिन के बाद यूज करो, या रबर बैंड यूज करके उसके जो इलास्टिन फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, राइट। और च्युइंग गम कैसे होती है? आप स्ट्रेच करो, स्ट्रेच तो हो जाएगी बट इट विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आ पाएगी उसके नॉर्मल पोजीशन में, राइट। कोई एग्जाम्पल है इसका? डेफिनेटली है। ओल्ड एज में इलास्टेज जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और जो रिपेयर पावर होती है हमारी इलास्टिन फाइबर्स की वो उतनी नहीं बचती है। सो डेफिनेटली ओल्ड एज में कंप्लायंस बढ़ जाती है बट इलास्टिसिटी पुअर हो जाती है। अगर हम डिजीजेस की बात करें तो एम्फाइजीमा में ऐसी होता है कि कंप्लायंस अच्छा है बट रिकॉइल पुअर है। अब ध्यान दो, अगर कंप्लायंस अच्छा हुआ इसका मतलब क्या है? लेट्स से दिस इज अल्वियोलाई, कंप्लायंस तो अच्छा है, ये स्ट्रेच तो अच्छे से हो रहा है,
बट रिकॉइल नहीं हो रहा। रिकॉइल मतलब वापस नहीं आ रहा। अब स्ट्रेच हो रहा है मतलब इंस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उल्टा इंस्पिरेशन आसान हो जाएगी, राइट? क्योंकि आराम से स्ट्रेच हो रही है अल्वेलाई, सो आराम से ग्रेडियंट बनेगा प्रेशर का और हवा अंदर आएगी, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है? एक्सपिरेशन इज द प्रॉब्लम। एक्सपिरेशन में क्या होना चाहिए था? जैसे ही हम मसल्स को रिलैक्स करें, इंस्पिरेटरी मसल्स को, ये जो अल्वियोलाई थी ये अपने वापस पोजीशन पे, रेस्टिंग पोजीशन पे जानी चाहिए थी, जो कि जा नहीं रही है। अगर ये वापस नहीं जा रही है तो क्या हवा बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो क्या होगा? जो एयर होगी अंदर, जो इंस्पिरेटरी फेज में आई हुई थी, वो अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और नेक्स्ट साइकिल ऑफ द रेस्पिरेशन विल स्टार्ट। ओके, सो इसी वजह से एम्फाइजीमा में एक मेजर प्रॉब्लम होती है, दैट इज नथिंग बट एयर ट्रैपिंग। जो एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है। नाउ अंडरस्टैंड, जब भी एयर ट्रैप होगी हर एक ब्रेथ के साथ, सो हवा जो चेस्ट है वो फूलती चली जाएगी, राइट? बिकॉज द alveoli आर गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रेच, राइट? जैसे ही एयर ट्रैपिंग होगी, डेफिनेटली द चेस्ट, द एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है चेस्ट का, वो बढ़ जाता है, राइट? यूजुअली जब हम लैटरल डायमीटर वर्सेस एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द चेस्ट लेते हैं तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर कम होता है लैटरल से, बट वो अब बढ़ जाता है और चेस्ट कैसे दिखने लगती है? बैरल की तरह। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज बैरल चेस्ट, विच इज seen in the emphysema patients. Okay, there is one more thing, एक चीज होती है that is known as alpha 1 antitrypsin. Now इस alpha 1 antitrypsin का काम क्या है? ये कंट्रोल रखता है एक एंजाइम के ऊपर which is known as elastase. Now elastase, एज मतलब ब्रेक डाउन करना, ये किसका ब्रेक डाउन कर रहा है? इलास्टिन फाइबर्स का ब्रेक डाउन कर रहा है। इलास्टिन जो फाइबर्स होते हैं उनका ये ब्रेक डाउन कर रहा है, बट इसको इनहिबिट करने के लिए अल्फा 1 है। बट अंडरस्टैंड, अगर हो गई अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, अब क्या होगा? क्या ये इनहिबिशन कर पाएगा इलास्टेज पे? बिल्कुल नहीं, या तो वो कम होगा या तो एब्सेंट होगा, राइट? सो आई एम टेकिंग अनदर कलर, तो यहाँ पे ये इनहिबिशन चली जाएगी। इसका मतलब है इलास्टेज बिकमिंग मोर एक्टिव, ये ज्यादा एक्टिव होगी। अगर ये ज्यादा एक्टिव होगी तो इलास्टिन का ब्रेकडाउन भी बढ़ जाएगा और इसी के वजह से अगेन कंप्लायंस विल बी वेरी वेरी हाई, जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो बढ़ जाएगी और रिकॉइल पुअर हो जाएगी। ओके, थर्ड पे आते हैं, थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू जिसमें दोनों ही पुअर है, बोथ कंप्लायंस एज वेल एज रिकॉइल, दोनों ही जहां पे पुअर है उसको बोलते हैं क्या? थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू। एग्जाम्पल जैसे कि फाइब्रोसिस में हो जाता है, या एनी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस या पैरेन्काइमल डिजीजेस में, लंग डिजीजेस में हो जाता है पैरेन्काइमल लंग डिजीजेस। इसमें क्या होता है? जब भी पैरेन्काइमा में कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है, कोई भी डिजीज होता है, जो इलास्टिन फाइबर्स होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट से रिप्लेस हो जाते हैं ना। फाइब्रोब्लास्ट में उतनी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है, तो इट सीम्स कि अल्वियोलाई को रिस्ट्रिक्शन आ रही है स्ट्रेच करने में, एंड सारे के सारे वॉल्यूम्स, ऑलमोस्ट ऑल लंग वॉल्यूम्स यहाँ पे कम होते हैं, दे आर गोइंग टू रिड्यूस, राइट? और ऐसा लगता है कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्शन आ रही है लंग को स्ट्रेच होने में, एंड दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस। I'm just writing RLD, restrictive lung diseases over here, right? Fibrosis, tuberculosis, silicosis, asbestosis, all they are you can say the example of restrictive lung disease जिसमें दोनों पुअर होता है। चौथा टाइप का टिश्यू नहीं हो सकता जिसमें कंप्लायंस पुअर है और रिकॉइल अच्छी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर स्ट्रेच ही नहीं किया तो रिकॉइल नहीं हो सकता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सरफेस टेंशन। अभी हमने पढ़ा कि एक फोर्स लग रहा था, आउटवर्ड फोर्स, दैट इज कंप्लायंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन क्या है? जैसे इलास्टिसिटी एक इनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रही है, ऐसे ही सरफेस टेंशन भी एक इनवर्ड फोर्स है, बट ये डिफरेंट है इलास्टिसिटी से। कैसे? इलास्टिसिटी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है टिश्यू की,
बट याद रखना ये जो सरफेस टेंशन है ये प्रोड्यूस्ड हो रहा है कैसे, इट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम वेयर देयर इज अ एयर वाटर इंटरफेस। जो एयर वाटर इंटरफेस होता है यहाँ पे इस इंटरफेस की वजह से ये सरफेस टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ये वाले अल्वेलाई है एंड यहाँ पे सपोज करो दिस इज लाइंड अप विथ वाटर, हमारी अल्वेलाई ड्राई नहीं होती है, दे आर लाइंड अप विद द वाटर, राइट। सो क्या होगा यहाँ पे जब भी हम इंस्पायर करेंगे तो एयर आएगी, राइट। सो यहाँ पे एयर है एंड वाटर भी है, राइट, दिस ब्लू इज वाटर। सो इनका जो बॉर्डर है दैट इज नथिंग बट द एयर वाटर इंटरफेस, ये वाला जो लेयर है दैट इज एयर वाटर इंटरफेस। जितना ज्यादा एयर वाटर इंटरफेस होगा वाटर ट्राई करता है कि उसका अपना एक एडिसिव फोर्स लगाए और एक बिग ड्रॉपलेट में चेंज हो जाए, राइट और इसी के वजह से वो ट्राई करता है कि अल्वेओलाई को कोलैप्स करे और वो ट्राई करता है एक इनवर्ट फोर्स लगाने की। अगर इस इनवर्ट फोर्स को नहीं रोका हमने तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे दो चीजें होंगी। याद रखना ये इनवर्ड फोर्स है, बट लंग में जब भी हम पल्मोनरी सिस्टम की बात करते हैं वहां पे सिर्फ अल्वेओलाई नहीं होती है, वहां पे कैपिलरीज भी होती है। अगर इनवर्ड फोर्स लगते गया सो ऑब्वियसली इससे भी प्रेशर्स जो है जो कैपिलरी पे एक सक्शन प्रेशर अप्लाई होगा और फ्लूइड की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट, टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम। सो पल्मोनरी एडिमा का भी चांस है। तो पहला ये कर सकता है collapse of alveoli, that is nothing but we call it as atelectasis, इसको हम बोलते हैं atelectasis, राइट। और सेकंड चीज होती है कि ये दिस कैन पुल द फ्लूइड फ्रॉम पल्मोनरी कैपिलरी, राइट और इसी वजह से हो सकता है पल्मोनरी एडिमा, राइट। सो ये दो चीज़ों को हमें रोकने के लिए सरफेस टेंशन कम करना पड़ेगा। तो सरफेस टेंशन के लिए कम करने के लिए हम प्रोड्यूस करते हैं समथिंग नोन एज सर्फैक्टेंट। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं सबको पता है, राइट, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज टाइप 2 न्यूमोसाइट। इफ द टाइप 2 न्यूमोसाइट इज नॉट इन द ऑप्शन तब आपको मार्क करना है क्लारा सेल्स। यूजुअली टाइप 2 न्यूमोसाइट ऑप्शन में होता है बट अगर नहीं है तो क्लारा सेल्स पे मार्क करना है। क्यों? क्योंकि क्लारा सेल्स जो होते हैं वो सर्फैक्टेंट प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। देर एक्चुअली वो सर्फैक्टेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं बट सर्फैक्टेंट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, सच एज सर्फैक्टेंट प्रोटीन ए, सर्फैक्टेंट प्रोटीन बी, सर्फैक्टेंट प्रोटीन सी एंड सर्फैक्टेंट प्रोटीन डी। करता क्या है ये सर्फैक्टेंट प्रोटीन? ये स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है सर्फैक्टेंट के। ओके, सो दिस इज दैट। अब टाइप 2 न्यूमोसाइट क्या सिर्फ सर्फैक्टेंट रिलीज करता है? नहीं, ये और भी कुछ चीजें सिक्रीट करता है। व्हाट आर दोज थिंग्स? ये सिक्रीट करता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, राइट। सो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन रिलीज करता है, प्लस ये इंटरल्यूकिन्स रिलीज करता है सच एज इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इंटरल्यूकिन 8, ये इंटरल्यूकिन्स भी रिलीज करता है। प्लस इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म, इट इज गोइंग टू हेल्प, ये जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और इम्यूनिटी का भी काम प्रोवाइड करता है, राइट। एंड अगर हम सरफेस एरिया देखें, टाइप 2 की तो बात चली रही है बट अगर हम टाइप 1 वर्सेस टाइप 2 करें सो टाइप 1 टाइप 2 सेल्स कैसे दिखते हैं? सपोज करो ये रेड वाले जो हैं वो टाइप 1 सेल्स हैं, राइट। सो टाइप 1 सेल्स कुछ ऐसे दिखेंगे हमें, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट, वेरी स्मॉल वेरी थिन लेयर ऑफ सेल विल बी देयर एंड वहीं पे हमारे होंगे टाइप 2 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 2 न्यूमोसाइट बहुत क्यूबॉइडल से होते हैं, राइट, बहुत छोटे से होते हैं। अगर हम नंबर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, तब डेफिनेटली कौन से सेल्स ज्यादा होंगे? टाइप 2 न्यूमोसाइट ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द टाइप 1 न्यूमोसाइट। 60-40 का रेशो होता है यूजुअली इनका, राइट। बट जब भी हम सरफेस एरिया की बात करें जो कवर करता है मोस्ट ऑफ द सरफेस एरिया को अल्वेओलाई के, वो होगा आपका टाइप 1 न्यूमोसाइट विच इज गोइंग टू कवर लॉट मोर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू टाइप 2। टाइप 2 से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया वो कवर करेगा। कितना एरिया कवर करता है? अराउंड 90 to 95% ऑफ द एरिया
is going to get covered by टाइप 1. सो प्लीज याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन कवर करता है. द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इट इज गोइंग टू बी टाइप 1 न्यूमोसाइट. ओके, अब आते हैं सर्फैक्टेंट के कंपोजिशन पे. तो सर्फैक्टेंट का कंपोजिशन हम 70-30 में डिवाइड कर लेते हैं. 70% जो होते हैं वो होते हैं लिपिड्स, और लिपिड्स में भी कौन सा मेन लिपिड है? फॉस्फोलिपिड जो है वो मेन है, राइट. और फॉस्फोलिपिड में भी कौन सा लिपिड मेन है? दैट इज नथिंग बट द DPPC. ओके, DPPC क्या है? दैट इज नथिंग बट डाइपाल्मिटॉयल फॉस्फोटिडाइल कोलिन. डाइपाल्मिटॉइड फॉस्फोटिडाइल कोलिन, राइट. इसी को हम बोलते हैं लेसिथिन ऑल्सो, राइट. इसी को हम लेसिथिन भी बोलते हैं. लेसिथिन के साथ साथ हमारे पास होता है स्फिंगोमाइलिन. अगर हमें बेबी के जैसे फीटस होता है उसके लंग मैच्योरिटी का इंडेक्स देखना है तो हम एक गाइनी में रेशियो पढ़ते हैं, दैट इज LS रेशियो. ये LS रेशियो क्या है? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो. हमने पढ़ा था कि 2 या 2 से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब है कि फीटल लंग्स आर मैच्योर. जब भी फीटस की डिलीवरी होगी तब वो अपने से ब्रेथ ले पाएगा, राइट. उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट. सो हम इसको बोल सकते हैं कि ये है इंडेक्स ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी. ये फीटल लंग मैच्योरिटी का इंडेक्स है, राइट. ओके, सो अगर मैंने बोला कि फीटल लंग मैच्योर नहीं है तब क्या होगा? बेबी को बहुत डिस्ट्रेस होना शुरू होगा, क्योंकि अल्वियोलाई जो है वो सरफेस टेंशन को अपोज नहीं कर पाएगी. सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होगा और वो इनवर्ट फोर्स अप्लाई करेगा, तो बेबी ब्रीथ नहीं कर पाएगा. उसकी अल्वियोलाइज जो है वो इन्फ्लेट नहीं हो पाएगी. ओके, रिमेनिंग 30% पे आते हैं. रिमेनिंग 30% जो होता है दैट कंसिस्ट प्रोटीन्स. उसमें प्रोटीन्स होते हैं, कई सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं. एग्जाम्पल्स सच एज अभी हमने पढ़ा था सर्फैक्टेंट प्रोटीन्स ABCD, राइट, प्लस फिब्रिन वगैरह एक्सेट्रा, राइट. ये सारे आपका 30% एरिया कंपोजिशन कवर करते हैं. ओके, अगर हम बात करें इसकी प्रोडक्शन की तो कहाँ कितने टाइम पे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स एट अराउंड 20 वीक ऑफ गेस्टेशन. 20 वीक ऑफ गेस्टेशन मतलब फीटल लाइफ में ही इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, इंट्रा यूटेराइन पीरियड में, राइट. बट ये तब हम अगर एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या हमें कोई कैन से सर्फैक्टेंट मिल रहा है या नहीं, तो हमें कोई नहीं मिलेगा, राइट. बट याद रखना, अगर हम ये टेस्ट 28 वीक्स पे करते हैं, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेट इट द अपीयरेंस ऑफ द सर्फैक्टेंट, राइट. सो हमें 28 वीक पे सर्फैक्टेंट दिखेगा, राइट. अगर मेरे को रेंज लिखनी हुई सो आई कैन राइट इट एज 28 वीक टू 32 वीक. नाउ कौन से ऑर्गेनेल से ये सिक्रीट होता है? ये सिक्रीट होता है समथिंग नोन एज लैमेलर बॉडीज. लैमेलर बॉडीज जो होती है ये इसको स्टोर करके रखती है, और जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें सर्फैक्टेंट की तो डेफिनेटली वो उसको रिलीज करती जाएगी जब भी जैसे भी जरूरत पड़े. सो यू कैन सी ओवर हियर, जो ये लैमेलर बॉडीज होती है ये इसको एक मॉलिक्यूल में यू कैन से स्टोर करके रखती है, और जैसे इसको रिलीज करना हुआ वो फिब्रिन बनाती है, वो थ्रेड्स बनाती है और उसको सर्फैक्टेंट को रिलीज करती रहती है, और वो जाके फिर जो वाटर की लेयर होती है उस पे यू कैन सी ओवर हियर दैट दे आर गोइंग टू लाइन वन बाय वन देयर. ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रोडक्शन. अब आते हैं इसके अप्लाइड पे. अगर मुझे पूछना हुआ कि सरफेस टेंशन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सरफेस टेंशन को कम करेंगे, अगर सरफेस टेंशन को कम करना हुआ इसका मतलब ही यही है कि हमें किसको बढ़ाना होगा? सर्फैक्टेंट्स को बढ़ाना होगा. सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सर्फैक्टेंट को बढ़ाती है? सरफेस टेंशन, SNT. सो प्लीज रिमेंबर द SNT over here also. That means the steroids and thyroid. ये दोनों चीजें क्या करती हैं? ये दोनों चीजें सर्फैक्टेंट को बढ़ाती है और सरफेस टेंशन को कम करती है. अब स्टीरॉइड्स में आते हैं. इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? जब भी हम बेबी लेट्स से प्री मैच्योर बेबी है और प्री मैच्योर लेबर स्टार्ट हो गया है मदर को, सो डेफिनेटली वी नो दैट द बेबी इज गोइंग टू कम बिफोर द डिलीवरी टाइम. डिलीवरी के टाइम के पहले ही वो आ रहा है, उसके लंग्स तो मैच्योर नहीं है,
हमें सर्फैक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, सो हम देते हैं स्टीरॉइड्स, दैट इज नथिंग बट दी बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, राइट, सो दैट सर्फैक्टेंट का प्रोडक्शन बढ़ जाए और सरफेस टेंशन कम हो जाए, जो बेबीज के अल्वेओलाई कोलैप्स थे उनको हेल्प हो जाए सरफेस टेंशन कम होने में, राइट। थायराइड हार्मोन भी बढ़ाता है, दैट मीन्स T3 एंड T4, ये भी क्या करते हैं, ये भी आपका सरफेस टेंशन को कम करते हैं सर्फैक्टेंट बढ़ाने के वजह से। अब सर्फैक्टेंट कम हो गए तो क्या होगा, अगर सर्फैक्टेंट कम हो गए डेफिनेटली सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ेगी, सरफेस टेंशन बढ़ेगी तो प्रॉब्लम क्या है, जो अल्वेओलाई होती है, सरफेस टेंशन कैसा फोर्स है, फर्स्ट लाइन याद करो, सरफेस टेंशन इज अ इनवर्ड फोर्स, तो ये अल्वेओलाई को कोलैप्स करने की कोशिश करेगा, राइट, उसका इन्फ्लेशन नहीं होने देगा। और जैसे ही बेबी जैसे बॉर्न होता है लेट्स से विथ लेस सर्फैक्टेंट, अब प्रॉब्लम क्या होगी, हाई सरफेस टेंशन होगी, हाई सरफेस टेंशन होगी तो अल्वेओलाइज कोलैप्स ही रहेंगी, वो अल्वेओलाइज प्रॉपरली इन्फ्लेट नहीं होगी और बेबी को रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा या बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, एंड उसी सिंड्रोम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दैट इज RDS, और इसी को हम बोलते हैं HMD, दैट इज नथिंग बट दी हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज, हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज, दीज आर द अप्लाइड थिंग्स, ओके। अब आते हैं लैपलेस लॉ पे, हमने पहले ही CBS सिस्टम में पढ़ लिया लैपलेस लॉ क्या है। लैपलेस लॉ शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंडिंग प्रेशर which says that it is directly proportional to the wall tension and it is related inversely to the radius. वॉल टेंशन और रेडियस के साथ साथ कैसा रिलेशनशिप है डिस्टेंडिंग प्रेशर का वो हम देख रहे हैं। अब याद रखना जब भी हम अल्वेओलाई की बात करते हैं हम बोलते हैं अल्वेओलाइज आर स्फेरिकल इन शेप, और जब भी स्फीयर में अगर हमें लैपलेस लॉ अप्लाई करना है सो इसकी जो एक रेडियस होगी और दूसरी रेडियस होगी वो इक्वल होगी, राइट। जब हम ब्लड वेसल की बात करते हैं सो एक सपोज करो इतनी ब्लड वेसल की लेंथ है, सो इसका ये एक रेडियस हुआ और ये एक रेडियस हुआ, तो R1 प्लस R2 लेते हैं तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। बट जब भी हम स्फीयर की बात कर रहे हैं उसके दोनों रेडियाई सेम होंगे, सो इस फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू 2T/R, ओके। अब इसका बेनिफिट क्या है, नाउ ध्यान से देखो, जब भी कोई इंस्पायर करने लगेगा तो अल्वेओलाई इन्फ्लेट होगी और बड़ी हो जाएगी, राइट। और जब भी कोई एक्सपायर करने लगेगा कोलैप्स का चांस ज्यादा है, बट यहाँ पे लैपलेस लॉ अप्लाई होने की वजह से कोलैप्स कम हो जाती है। कैसे देखते हैं, अगर मैंने बोला कि किसी के अल्वेओलाई की रेडियस मैंने कम कर दी जो कि आपके एक्सपीरेशन के टाइम पे होती है, राइट। अगर रेडियस कम हो गई तो मुझे प्रेशर तो बैलेंस करके रखना है, अगर मैंने रेडियस कम की तो क्या कम करना पड़ेगा, साथ साथ वॉल टेंशन भी कम करना पड़ेगा, जो कि हमारे अल्वेओलाई में नॉर्मली फिजियोलॉजिकली होता है ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। तो क्या होगा, जैसे ही रेडियस कम हुई वॉल टेंशन भी साथ साथ कम हो जाती है, वॉल स्ट्रेस या वॉल टेंशन बोलो कम हो जाएगी, तो देयर इज अ टेंडेंसी टू कोलैप्स, ये टेंडेंसी भी साथ साथ कम हो जाएगी क्योंकि वॉल टेंशन भी कम हो गई है और प्रेशर बैलेंस रहता है। जो डिस्टेंडिंग प्रेशर होता है इसका मतलब अल्वेओलाई को कितना प्रेशर चाहिए डिस्टेंडेड रखने के लिए, कोलैप्स ना होने देने के लिए, वो हमेशा बैलेंस रहता है। एक और चीज है जो कोलैप्स को प्रिवेंट कर रही है, वो आप यहाँ पे डायग्राम में देख लो। यहाँ पे लेट्स से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपके सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, राइट। और यहाँ पे होगी वाटर की लेयर। अब देखो जो वाटर की लेयर है अगर ये कवर्ड होगी सर्फैक्टेंट से तो सरफेस टेंशन कम होगा, बट अगर मैं देखूं यहाँ पे अनओवरलैप्ड एरिया, ये इतना एरिया जो है वो कवर नहीं है सर्फैक्टेंट से, राइट। बट ऑलरेडी द अल्वेओलाई बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड है तो कोलैप्स होने का चांस बहुत कम होता है। बट जैसे जैसे एक्सपीरेशन स्टार्ट हुआ अल्वेओलाई का रेडियस कम होना शुरू हुआ, बट अब इसका फायदा देखो यहाँ पे, जब भी हम इन सर्फैक्टेंट के बिटवीन का डिस्टेंस देखते हैं ये भी तो कम हो रहा है,
राइट। सो मोस्ट ऑफ द एरिया जो होगा वो सर्फैक्टेंट से कवर होगा और सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी, ना कि इंक्रीज होगी। और ये भी एक रीजन है कि एक्सपीरेशन में क्या कहते हैं, द सरफेस टेंशन इज रिड्यूस, क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा एरिया होता है वो सर्फैक्टेंट से कवर हो जाता है ड्यूरिंग expiration. So I can write over here, this is the condition during inspiration और ये वाली कंडीशन है एक्सपीरेशन के टाइम पे। रेडियस तो कम हो रही है बट जो सरफेस एरिया है वो कवर हो रहा है किससे, सर्फैक्टेंट से, राइट। आते हैं नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज द वर्क ऑफ ब्रीदिंग। ये अपोजिंग फोर्स लग रहा है स्पेशली इंस्पिरेशन में, मुझे इंस्पायर करना है बट सरफेस टेंशन जो है वो अपोजिट फोर्स लगा रहा है। बट याद रखना ये सिर्फ एक ही फोर्स नहीं है जो अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। रेस्पिरेशन में ऐसे बहुत सारे फोर्स होते हैं, तो हम उनको दो में डिवाइड करेंगे, मेजर एंड माइनर। मेजर कौन कौन से फोर्स हैं? जो मेजर फोर्स होते हैं वो रिकॉइलिंग फोर्स होते हैं और ऑब्वियसली वो इनवर्ड रिकॉइल फोर्स होंगे। उसमें से सबसे मेजर फोर्स होगा दी सरफेस टेंशन। इनवर्ड रिकॉइल मेजर है, इसका मतलब ये 65% कंट्रीब्यूट करता है और रेस्ट 35% कंट्रीब्यूट करता है माइनर फोर्स। ओके, सरफेस टेंशन के साथ साथ इनवर्ड रिकॉइल में होता है टिश्यू इलास्टिसिटी। टिश्यू एक इलास्टिक फाइबर से बना हुआ है, सो उसकी एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। ओके, और एयर वाटर इंटरफेस की वजह से होता है सरफेस टेंशन। याद रखना सरफेस टेंशन होगा 2/3 आउट ऑफ द 65% और ये होता है 1/3 आउट ऑफ द 65%। ओके, सो अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो यही होगा मैक्सिमम। अब यहां पे देखते हैं माइनर। माइनर में दो चीजें आएंगी। माइनर की जब भी हम बात करते हैं, सो वी आर गोइंग टू टॉक इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। दो टाइप ऑफ रेजिस्टेंस हो गए, पहला रेजिस्टेंस होगा एयरवे रेजिस्टेंस, राइट, और दूसरा टिश्यू का अपना रेजिस्टेंस। ओके, एयरवे रेजिस्टेंस 35% में से 27% कंट्रीब्यूट करता है, 27 to 28% इवन। ओके, सो मैक्सिमम 28% कंट्रीब्यूट करता है और रिमेनिंग 7% जो होता है वो आपका टिश्यू रेजिस्टेंस जनरेट करता है या उसको अपोजिंग फोर्स लगाता है, राइट। मैक्सिमम की बात करें, सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वन। अराउंड 40 to 43% जो होता है वो सरफेस टेंशन अकेला उस पर अप्लाई कर रहा है, राइट। सो अगर मैं बात करूं कि कौन सा ऐसा मैक्सिमम फोर्स है जिसके वजह से वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाती है, याद रखना वो हमेशा सरफेस टेंशन होगी। ओके, सो सरफेस टेंशन इज मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए और जिसके अपोजिशन में हमें वर्क करना पड़ रहा है फॉर रेस्पिरेशन। ओके, लास्ट आते हैं हिस्टेरेसिस लूप में, इसको बोलते हैं कंप्लायंस कर्व। और हमें पता है कंप्लायंस कैसे मेजर करनी है, डेल्टा वी बाय डेल्टा पी। सो ऑब्वियसली हम प्रेशर और वॉल्यूम कर्व बनाएंगे, राइट। एंड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन हम देखेंगे कि कंप्लायंस कर्व कैसे कैसे चेंज होता है। मैं प्लॉट करती जाऊंगी हर एक पॉइंट पे और उसको मैं ज्वाइन कर दूंगी। सो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ जो है वो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन है। सो इंस्पिरेशन के टाइम पे ये वाला ग्राफ है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाली अल्वियोलाई है, राइट, सरफेस टेंशन जो था वो इनवर्ड फोर्स था और इंस्पिरेशन के टाइम पे मुझे अल्वियोलाई को स्ट्रेच करना है, राइट। सो उसके एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है जो कि है सरफेस टेंशन, ठीक है। सो दो अपोजिंग फोर्सेस हैं, सो इसीलिए जो कंप्लायंस होगा वो लो होगा, राइट। कंप्लायंस लो होगा मतलब अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी 1 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का या 1 mmHg का, जो वॉल्यूम चेंज होगा वो कम होगा। द वॉल्यूम चेंज इज लेस पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ओके, सो दैट इज लेस कंप्लायंस। सो इंस्पिरेशन के टाइम पे दो अपोजिंग फोर्सेस एक दूसरे के खिलाफ एक्ट कर रहे हैं, सो इसी वजह से कंप्लायंस जो होगी वो लो होगी, रिलेटिवली लो होगी, रिलेटिवली। ये फिजियोलॉजिकली होता है एज कंपेयर टू द एक्सपीरेशन। ये जो ग्राफ है ये वाला है एक्सपीरेशन का ग्राफ। अब ध्यान से देखो, जैसे ही एक्सपीरेशन स्टार्ट किया डेफिनेटली द चेंज इन द वॉल्यूम इज मच मच मोर। इसका मतलब क्या है, कंप्लायंस बढ़ गया। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी राइट शिफ्ट होती है कंप्लायंस कर्व में तो इसका मतलब ही क्या है कि कंप्लायंस बढ़ गई है, कंप्लायंस बढ़ गई है, राइट। क्यों बढ़ी? अब ध्यान से देखो, जब भी लेट्स से ये वाली अल्वियोलाई है,
जो ऑलरेडी इंस्पिरेशन करा हुआ है जिसने, राइट। अब सरफेस टेंशन तो हमेशा इनवर्ड एक्ट करेगी। अब मुझे एक्सपिरेशन करना है, तो एक्सपिरेशन के टाइम पे भी हम अल्वियोलाइज को कंप्रेस करना चाह रहे हैं। सो कंप्रेशन प्रेशर भी तो इनवर्ड प्रेशर है, राइट। सो सरफेस टेंशन भी इनवर्ड प्रेशर है, कंप्रेशन प्रेशर भी इनवर्ड प्रेशर है। ऑब्वियसली ये दो प्रेशर्स हैं वो एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई कंप्लायंस जो है, जो वॉल्यूम चेंज है पर यूनिट प्रेशर चेंज, वो बढ़ जाएगी, राइट। सो दैट्स व्हाई एक्सपीरेशन का ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट। और इन दोनों में ये जो गैप आ रहा है इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। इसी गैप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस, जो बीच में दोनों ग्राफ एक जैसे नहीं है, दोनों के टाइम पे कंप्लायंस चेंज होती है, एक्सपीरेशन के टाइम पे कंप्लायंस बढ़ जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन एक्चुअली इनवर्ड रिकॉइल करवा रहा है, जो कि हेल्प कर रहा है कंप्लायंस बढ़ाने में एक्सपीरेशन के टाइम पे, राइट। अगर मैंने लंग में से सारी हवा निकाल दी और उसको फिल कर दिया सलाइन से, अब क्या होगा? जो सरफेस टेंशन था उसका मेन रीजन क्या था? एयर वाटर इंटरफेस, राइट। मैंने यहां से एयर को हटा दिया और इसमें भर दी सलाइन, राइट। अब ना रहा एयर वाटर इंटरफेस, ना रही सरफेस टेंशन, राइट। सो कंप्लायंस को क्या होगा? कंप्लायंस इज स्ट्रेचेबिलिटी मेनली, राइट, वॉल्यूम चेंज, सो कंप्लायंस बढ़ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो आप, जब भी हमारी हिस्टेरेसिस लूप, ओके, हिस्टेरेसिस लूप इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लायंस कर्व, कंप्लायंस कर्व। अब कंप्लायंस कर्व में हम क्या देखते हैं? हम यही देखते हैं कि कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है पर यूनिट प्रेशर चेंज, ओके। सो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को बोलेंगे इंस्पायर करो, एक्सपायर करो, और हर एक वॉल्यूम चेंज पे हम प्लॉट करते जाएंगे कर्व को, ओके। सो हमने लेट्स से इंस्पिरेशन के टाइम पे कर्व को प्लॉट किया। इंस्पिरेशन के टाइम पे मतलब हम अल्वियोलाई को क्या करते हैं? इंस्पिरेशन के टाइम पे अल्वियोलाई जो होती है वो इन्फ्लेट करने लगती है, राइट। इसका मतलब अल्वियोलाई बाहर की तरफ स्ट्रेच होने लगती है। बट याद रखना, जब भी हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं सरफेस टेंशन भी इस पे एक्ट कर रही है। सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्ड रिकॉइल फोर्स है, राइट। सो सरफेस टेंशन और जो आपका इंस्पिरेशन वाला कंप्लायंस है ये एक दूसरे के अपोजिट में एक्ट कर रहे हैं। दीज आर अपोजिंग फोर्सेस। सो कंप्लायंस जो होगा वो धीरे धीरे शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स इट इज गोइंग टू टेक मच मोर एनर्जी, राइट। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ पे हमें दिखाई देगा, राइट। सो बहुत धीरे धीरे, मतलब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा मुझे इतना वॉल्यूम चेंज करने में, राइट। दैट इज नथिंग बट दी कंप्लायंस कर्व ऑफ इंस्पिरेशन। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो सरफेस टेंशन थी वो इनवर्ड की तरफ एक्ट कर रही है, वो अपोज कर रही है स्ट्रेच होने देने से इंस्पिरेशन में, राइट। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कंप्लायंस इज रिलेटिवली लो। रिलेटिवली मतलब किसके रिलेशन में? एज कंपेयर टू एक्सपीरेशन फेज के रिलेशन में, ओके। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकली ही हो रहा है बिकॉज सरफेस टेंशन हमेशा थोड़ी बहुत प्रेजेंट रहती है, स्पेशली जब हम इंस्पायर कर रहे हैं। सो सरफेक्टेंट जो होंगे वो दूर दूर चले जाएंगे, राइट। और अनकवर्ड एरिया बढ़ जाएगा, एयर वाटर इंटरफेस बढ़ जाएगा, तो सरफेस टेंशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। बट रिलेटिवली कंप्लायंस जो है हम फोर्स लगा के उसको नलिफाई कर देते हैं और ओवरकम कर जाते हैं, राइट। अगर हम बात करें एक्सपीरेशन के टाइम पे, ऑलरेडी इन्फ्लेटेड अल्वियोलाई को अब मुझे कंप्रेस करना है, राइट। सरफेस टेंशन तो हमेशा इनवर्ड एक्ट कर रही है, अब हमें इसको एयर को बाहर एक्सपायर करना है, एक्सेल करना है, तो मुझे अल्वियोलाई को कंप्रेस करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन भी इनवर्ड फोर्स है और मैं अल्वियोलाई को कंप्रेस करके एक इनवर्ड फोर्स लगा रही हूँ। सो दोनों ही सिनर्जी में काम करेंगे, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो एक्चुअली हमें बेनिफिट होता है एक्सपिरेशन के टाइम पे, क्योंकि हमें ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है उतना वॉल्यूम चेंज दिखाने के लिए, राइट। दैट मीन्स इस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जो है कंप्लायंस बढ़ जाती है। कंप्लायंस इज गोइंग टू इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ओके। और हमने पहले ही पढ़ा था कि जब भी कंप्लायंस बढ़ जाएगी जो ग्राफ होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक लेफ्ट शिफ्ट देखने मिल रही है। दैट मीन्स कंप्लायंस बढ़ गई है एक्सपिरेशन में। क्यों बढ़ी कंप्लायंस? क्योंकि सरफेस टेंशन उसको सपोर्ट कर रही है और उसी के सिनर्जी में काम कर रही है, राइट। सो एक्चुअली
हमें बेनिफिशियल, वी गॉट बेनिफिटेड बाय द सरफेस टेंशन, हमें एक बेनिफिट मिला सरफेस टेंशन से। ओके, ये सरफेस टेंशन थी किस वजह से? बाय द वे, सरफेस टेंशन थी क्योंकि यहाँ पे एयर वाटर इंटरफेस था। अब मैंने क्या किया कि इस एयर को लंग में से सक आउट कर लिया, ओके, और उस स्पेस में मैंने सलाइन फिल कर दिया उस लंग में। अब क्या होगा? ना रहेगा एयर वाटर इंटरफेस, ना रहेगी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मेन कॉज ही यही है, एयर वाटर इंटरफेस। अगर मैंने एयर हटा के उसमें सलाइन भर दी तो उसमें एयर वाटर इंटरफेस ही नहीं रहा, और अगर एयर वाटर इंटरफेस नहीं रहा तो काहे की सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन भी नहीं रही। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं सलाइन फील्ड लंग में कंप्लायंस प्लॉट करती हूँ ग्राफ, तो कैसा दिखेगा? ये ग्राफ और भी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट? और जो डिफरेंस आ रहा था इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन में एयर फील्ड लंग में, राइट, इस डिफरेंस को या इस ग्राफ को ही हम बोल सकते हैं क्या चीज? इस ग्राफ को ही हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस। इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस, कंप्लायंस के डिफरेंस को। ओके, ना रही हिस्टेरेसिस, क्योंकि हिस्टेरेसिस भी आ रही थी बिकॉज ऑफ अपोजिंग फोर्सेस, जिसमें सबसे मेन अपोजिंग फोर्स होता है सरफेस टेंशन, राइट? तो रही नहीं सरफेस टेंशन, सो ऑलमोस्ट हिस्टेरेसिस जो होता है वो गायब हो जाता है, और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का ग्राफ ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर इन द सलाइन फिल्ड लंग। ओके, सो ये हो गया आपका हिस्टेरेसिस लूप। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कंप्लायंस एंड सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन सब समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।